चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना सब्जेक्ट चल रहा है। अब आज नया चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजंस। अब डिविडेंड जो वर्ड है वो आपके लिए नया नहीं है, अभी तक आपने अकाउंटिंग पढ़ा, कंपनी लॉ पढ़ा, तो डिविडेंड के बारे में बात हो चुकी है। लेकिन वो हम लीगल एंगल या अकाउंटिंग एंगल से बात करते थे कि डिविडेंड पेमेंट किया तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, या फिर कंपनी लॉ में डिविडेंड के बारे में क्या बोला हुआ है, पे करना है तो उसके रूल रेगुलेशंस क्या है, या टैक्सेशन की बात हो सकती है कि उसके ऊपर टैक्स पेएबल है या नहीं है, या कौन टैक्स पे करता है, तो वो एक एस्पेक्ट है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एंगल से देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड देना कितना फिजिबल है, कितना नहीं है, कंपनी को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन्वेस्टर की सोच क्या होती है, तो हम सारे एंगल्स पे बात करेंगे। तो एक बार बेसिक मीनिंग फिर से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली डिविडेंड है क्या। जैसे हम पिछले टॉपिक्स में भी बात कर रहे थे, तो भाई एक पर्टिकुलर कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसके लिए जो फंड्स हैं वो फंडिंग जनरेट करने के उनके पास अलग अलग सोर्सेज हैं। एक हमने डेट वाला ऑप्शन देखा, एक इक्विटी वाला ऑप्शन देखा, प्रेफरेंस वाला ऑप्शन देखा, ये सारी चीज़ों पे अपन बात कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिस्कस हुआ। तो जो इक्विटी या प्रेफरेंस है वो कंपनी के इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, उनको कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सा मिल रहा है। तो जो भी पर्सन कंपनी में पैसा लगा रहा है कुछ रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कि भाई हमने कैपिटल रेज करने के लिए इन सबसे पैसा मांगा। डेट वाले उधार दे रहे हैं, इक्विटी वाले प्रॉफिट में हिस्सा मांग रहे हैं, तो भाई इनको डेट के ऊपर हम कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं और इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को हम प्रॉफिट में से एक हिस्सा देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड। अब बात वही हो जाती है कि जब कंपनी, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो सवाल आता है कि इस प्रॉफिट का आगे करना क्या है। तो अप्रोच अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर एस्पेक्ट, कि भाई कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो लोग क्या आगे डिसीजन लेने वाले, उस पर डिपेंड करेगा। अब एक हो सकता है कि यार कंपनी जो है ना वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज, यार बहुत अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इतना सारा ऑप्शन है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यहाँ एक्सपांशन हो सकता है, वहाँ नया प्लांट लगा सकते हैं, 4 प्रोडक्ट नए ऑप्शन ऑफर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है। और अभी वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना हमारा बाकी है। ग्रोइंग कंपनी है तो जितना पैसा आएगा उतना अच्छा है, और उतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर पाएंगे जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो एक माइंडसेट वो होता है। दूसरा माइंडसेट कंपनीज का है कि भाई हम स्टेबल कंपनी है, बड़े स्केल पे आ चुके हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं अभी उतना ही कमाएंगे, कोई बहुत एक्सपांशन या हेवी ग्रोथ के प्लानिंग हमारे नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि प्रॉफिट स्टेबल है, हर साल एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आता है, और फ्यूचर में ऐसा कोई विजन नहीं है कि उन पैसों का हम कहाँ इमीडिएट यूज करें। तो एक ग्रोथ माइंडसेट हो गया, और दूसरा जो है ना वो एक स्टेबल माइंडसेट हो गया। अब ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं काम करते हैं डिविडेंड डिसीजन मेकिंग पे। अब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा रही है, उन प्रॉफिट में से वो सारा खर्चा पे करने के बाद एक अमाउंट पे आती है, इसको अपने बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमने बात की थी। यहाँ तक आते आते फाइनेंशियल कॉस्ट या जो इंटरेस्ट है वो पे हो चुका है, और डिप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है, ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस हम क्लेम कर चुके हैं, उसके बाद टैक्सेस, गवर्नमेंट का पैसा भी पे हो चुका है। अब जो बचा है वो किसका बचा है, पैसा कंपनी के ओनर्स का बचा है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस अमाउंट का करना क्या है, तो इसमें दो ऑप्शंस है। हम ये कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट इन्वेस्टर्स को एक रिटर्न के फॉर्म में दे दे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड, और कुछ अमाउंट जो है वो हम अपने पास ही रखें, जिसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये कंसेप्ट पे अपन बात कर चुके हैं। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो कहीं ना कहीं इसमें काम ही आने वाला है। तो एक एडवांटेज है कि भाई डिविडेंड के फॉर्म में एक हिस्सा इन्वेस्टर्स में बांट दिया और दूसरा हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रख लिया। तो इसका रेशियो कितना रखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड कितना बांटूं, रिटेन कितना करूं, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेकिंग है कि भाई हमें तो बहुत पैसा चाहिए, तो आइडियली फिर डिविडेंड का रेशियो थोड़ा कम रखना चाहिए, कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड ज़्यादा मत दो, कम दो, जितना पैसा हम अपने हाथ में रखेंगे उतना री इन्वेस्ट हो पाएगा बिजनेस में, उसी से तो ग्रोथ होगी। एक तरफ आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टर को सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हो कि जाओ भाई सारा प्रॉफिट ले जाओ, ये पूरा पैसा बांट दिया। फिर जैसे नया साल शुरू हुआ, बोले सर वो नया प्लांट लगाना था, एक्सपांशन करना था, पैसे, बोले चलो एक काम करते हैं, फंडिंग उठाते हैं। फिर वापस फंडिंग लेने जा रहे हो, फिर वापस उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हो, नए इक्विटी शेयर ऑफर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब, जब पैसा हाथ में था तो वही पैसा यूज कर लेना चाहिए था। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी के नाम पे करते हैं। अब हर कंपनी का अपना तरीका है कि वो डिविडेंड कितना देना चाहते हैं, कितना नहीं। जैसे हमने ये कंपनी की बात की जो स्टेबल कंपनीज है, मोस्टली इसमें ना गवर्नमेंट कंपनीज का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। पर्टिकुलरली
कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसका बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक बेस्ट एग्जांपल है, उनके पेट्रोल पंप सेट है, पूरे इंडिया में बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, कोई ऐसा मेजर ग्रोथ का उनके पास कोई माइंड में अभी फ्यूचर प्लान नहीं है और प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ, इतना हैवी अमाउंट आया, अब इसका करे क्या? अब देखो, मैंने तो आप सबसे पैसे उधार लेके बिजनेस शुरू किया ना, आपको इक्विटी दी, आपके पैसों से बिजनेस कर रहा हूँ, अब प्रॉफिट आएगा तो मैं सब रख लूंगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट वापस देना भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये वाली जो कंपनीज होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं रखते, डिविडेंड के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा पैसा बांट देते हैं कि भाई लेके जाओ, हमें कुछ करना नहीं, और रिटेन अर्निंग्स के नाम पे शायद थोड़ा बहुत फंड्स रख ले, या कितनी बार बिल्कुल फंड ना रखे तो भी चलेगा। अब ये सारा डिसीजन मेकिंग में कैलकुलेशंस होती है, फ्यूचर विजन होता है, और सब स्ट्रैटेजी होती है जिसके बेसिस पे काम होता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है डिविडेंड के बारे में क्या बात हो रही है? हम थियोरेटिकली भी देखते जाएंगे साथ साथ में, स्टार्टिंग में कुछ थियरी आंसर्स भी हैं, उसमें से भी कंसेप्ट निकलेंगे, देखते हैं मॉड्यूल में क्या बोला हुआ। स्टार्टिंग में तो आपको मीनिंग बता दिया, बट डिविडेंड होता क्या है? इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग्स इट्स शेयर होल्डर्स। बेसिक बात है, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय देम in the shares of the company. In other words, it is the return that a shareholder gets from the company out of profit on his shareholding. तो जितना भी रिटर्न उसको कंपनी के प्रॉफिट्स में से मिल रहा है, सिंपल हम उसको डिविडेंड बोल सकते हैं। तो ये स्टोरी है। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से डिविडेंड की डेफिनेशन दी हुई है। अब इसमें वर्ड टू वर्ड मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रीडिंग में भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो नई बातें हैं वो मैं बताता जाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। डिविडेंड के अलग अलग टाइप्स, काइंड्स ऑफ डिविडेंड, कहीं थियरी क्वेश्चन आया तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। इन्होंने बोला कि जो डिविडेंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पे किया जाता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट डिविडेंड। और दूसरा एक टर्म है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन डिविडेंड। देखो, कमाए हुए पैसों में से अगर किसी को कुछ हिस्सा देना पड़े तो जेब से नहीं जा रहा, वैसे बोला जाएगा कि भाई प्रॉफिट कमाया, एक हिस्सा आपको दिया है, कंपनी ने रिटेन कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट डिविडेंड। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है डिविडेंड कैपिटल में से देना पड़ता है। देखो ये कैसी मजबूरी है, डिविडेंड कैपिटल में से क्यों दे रहे हैं? कमाया तो दो, नहीं तो मत दो। बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। कितनी कंपनीज ना कोशिश करती है कि हम एक स्टेबल डिविडेंड देते रहे या रेगुलर डिविडेंड देते रहे, जिससे इन्वेस्टर का माइंड ऊपर नीचे ना हो जाए। अच्छा, डिविडेंड एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे शेयर होल्डर कंपनी को जज करता है। एक कंपनी जो हर साल 10-12 रुपये शेयर पे डिविडेंड देती है, इस साल 2 रुपये दिया या दिया ही नहीं, एज एन इन्वेस्टर आपके माइंड में क्या आएगा? कंपनी के फ्यूचर को लेके बोले यार कुछ गड़बड़ है यार, हर साल 10-12 रुपये स्टैंडर्ड डिविडेंड आता था, मेरे पास तो 10,000 शेयर पड़े हैं या 1,000 शेयर पड़े हैं, 10,000 रुपये हर साल आते थे, इस साल दिया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ बिजनेस में गड़बड़ है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, क्या पता लॉस में जाने वाली हो? भाई शेयर बेचो, निकलो, अपने को नहीं चाहिए। समझ आया? मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है, शेयर का सेलिंग शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी भी ये सब चीज़ें सोच के चलती है, वे रेपुटेशन भी देखनी है, तो स्टैंडर्ड डिविडेंड दिए जा रहे हैं। 90% इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता है प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं, वो डिविडेंड के बेसिस पे जज करते हैं। डिविडेंड का मैसेज आ गया, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, कंपनी अच्छी है, नहीं आया गड़बड़ है। उठा के नहीं देखेंगे बैलेंस शीट के इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कम हुआ, ग्रोथ का प्लान है इसलिए पैसे कम दिए, वो सब कोई नहीं सोचता है। तो बहुत बार कंपनीज की मजबूरी हो जाती है कि जो कैपिटल है ना उसमें से भी डिविडेंड देना पड़ता है, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया ना, फिर भी एक डिविडेंड के नाम पे कुछ ना कुछ तो देना है। तो वो जब आ गया तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन डिविडेंड्स। लिक्विडेशन की तरफ ही जा रहे हो आप, कैपिटल में से डिविडेंड बांटोगे तो पैसा कब तक बचेगा? एक पॉइंट पे कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। समझ आ गया? तो नाम बहुत सोच समझ के रखा, लिक्विडेशन डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनी इन फ्यूचर लिक्विडेशन की तरफ जाने ही वाली है अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, और भी कैटेगराइजेशन थियोरेटिकली किया हुआ है कि डिविडेंड को कौन कौन से नाम से हम समझ सकते हैं, कैसे इसको बांट सकते हैं, वो देख लो। सबसे पहला इक्विटी डिविडेंड, ये तो नाम से समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है, ये कैसा होता है, मतलब फिक्स होता है, वेरिएबल होता है? फिक्स नहीं होता, अनस्टेबल होता है, कंपनी के प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड करता है और बाकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। प्रेफरेंस की बात करें, फिक्स परसेंटेज में होता है, ठीक है। और दोनों में से पहले किसको डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस वालों को, ये इम्प्लाइड सी बात है। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम का मतलब साल के बीच में, साल खत्म हुआ नहीं अभी तक, इन बिटवीन। अब ये इंटरिम डिविडेंड 6 मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। तो बहुत स्टेबल कंपनीज होती है जिनको पता है हमारा तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आता है और डिविडेंड देना ही है, वो लोग हर क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट भिजवा देते हैं, आपको लो डिविडेंड ले लो। कितनी बार कंपनी 6 मंथली भी कर देती है, दिवाली आती है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तब डिविडेंड दे दिया, फिर वापस मार्च खत्म हुआ उसके बाद दे दिया, तो साल में 2 बार भी डिविडेंड दे देते हैं।
टोटल जितना टारगेट है उतना ही देते हैं, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट हो गए, 4 इंस्टॉलमेंट हो गए, तो उसको हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद भी और कैटेगरीज है। रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर का मतलब जो हर साल पे किया जाता है, एक रेगुलर कंपनी की पॉलिसी है कि भाई डिविडेंड देना है, वो पे करते जा रहे हैं। कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड मतलब पैसों के फॉर्म में मिलेगा, और बोला ये जाता है कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका है कि इन्वेस्टर को पैसा दिखना चाहिए कि यार मेरे को कुछ पैसा मिला। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलता। देखो ग्रोथ कंपनीज जो भी हैं, जो अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है और जो बिजनेस बढ़ाती जा रही है, वो लोग आपको ऑन एन एवरेज पूरे साल का आपके इन्वेस्टमेंट पे 2 या 3% ही डिविडेंड देते हैं। तो कोई बहुत मेजर अमाउंट नहीं आता। डिविडेंड कोई कमाई का सोर्स नहीं है कि आप ये सोचो कि बहुत पैसे आ जाएंगे, नहीं होने वाला। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए ना, तो आप बॉन्ड्स में जाओ, डिबेंचर्स में जाओ, एफडी में जाओ। अगर आप इक्विटी में जा रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपको कोई बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन अलग चीज़ है, आपके शेयर का भाव बढ़ रहा है, और एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आपको दोनों देखना चाहिए। तो मैंने 1000 रुपये का शेयर लिया, एक साल में वो शेयर 1080 रुपये का हो गया और मेरे को 3% डिविडेंड मिला, तो एक्चुअल देखा जाए तो रिटर्न 11% है। 8% शेयर का भाव भी तो बढ़ा और 3% आपको कैश में मिला। आप देख रहे हो 3% तो रिटर्न आता है, क्या ही मिलता है, क्या ही बचता है। अरे शेयर का भाव तो देखो, 1000 का मान लो 1200 हो गया, तो 20% रिटर्न वो भी तो है, वो भी तो आप गिनो। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, 2 फॉर्म में मिलता है, एक डिविडेंड और एक कैपिटल अप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिविडेंड चाहिए, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन से मतलब नहीं, क्योंकि इन हैंड हर महीने पैसा चाहिए, तो आप इक्विटी में मत जाओ। फिर आपके लिए डेट सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट रेट 8 से 11% के बीच में कुछ भी हो सकता है वैसे। ये पॉइंट है। तो कैश डिविडेंड मतलब कैश के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में आपको मिल रहा है, यही से बता देता हूँ। उसके बाद भी कैटेगरी है स्टॉक डिविडेंड। अब इसमें ना थोड़ा आपको कंपनी लॉ याद आएगा, आपने पढ़ा हुआ है। स्टॉक डिविडेंड मीन्स इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है आपको इसमें? कंपनी लॉ में क्या पढ़ा था बोनस शेयर को लेकर, याद करो। डिविडेंड वर्सेस, हाँ ये पॉइंट नहीं था कि डिविडेंड और बोनस शेयर आपस में मिक्स नहीं करना है। अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, डोंट नेम इट एज डिविडेंड, और डिविडेंड दे रहे हो तो डोंट कॉल इट एज बोनस शेयर। वो बात पढ़ी थी अपन ने। तो सेक्शन 63 में बोनस शेयर में आपने ये पॉइंट पढ़ा है। डिविडेंड का चैप्टर अभी पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, तो उसमें भी ये बात रिपीट की है। तो डिविडेंड शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, असेट, प्रॉपर्टी, कैश, बट नॉट बोनस शेयर। कंपनी लॉ के कंप्लायंस के हिसाब से वो पॉइंट बहुत सही है। यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने, ये जनरलाइज लिखा है। लीगली आप डिविडेंड में बोनस शेयर नहीं दे सकते, लेकिन एक टर्म खाली डिफाइन कर दिया यहाँ पे, जिसको नाम दे दिया स्टॉक डिविडेंड। एक्चुअली तो डिविडेंड वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, कंपनीज एक्ट तो नहीं बोलता है, और ये लीगली नहीं चलेगा। बट ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी अगर बोनस शेयर बांटती है, सपोज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लीगली बात कर रहे हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वी आर गिविंग बोनस शेयर्स। बोले क्या रेशियो में दे रहे हो? 1:1, एक शेयर पे एक शेयर फ्री, ठीक है। तो कंपनी ने कहीं भी इसको ऑफिशियली डिविडेंड का नाम नहीं दिया, ऑफिशियली नहीं दिया। क्या बोला? हम बोनस शेयर दे रहे हैं। बट इसको ना कॉमन जनरल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं स्टॉक डिविडेंड। डिविडेंड के नाम पे स्टॉक मिला, स्टॉक मतलब शेयर्स मिले। तो आप लीगली कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में उसको डिविडेंड नहीं बोल सकते, बट मार्केट में तो लोग बोल सकते हैं ना। ये जनरल डेफिनेशन है, दिस इज नॉट एज पर लॉ, क्योंकि लीगली तो दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप बोनस शेयर दे रहे हो तो आप उसको डिविडेंड का नाम ही नहीं दे सकते। बट जनरल पार्लेंस में, आउटसाइड द एक्ट और आउटसाइड द लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम इसको एक कैटेगरी बनाना चाहें तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये सिर्फ आप समझ लो कि अकाउंटिंग या फाइनेंस का टर्म है। कॉर्पोरेट लॉ में ये चीज़ अलाउड नहीं है, वो हम जानते हैं। तो कंपनी लॉ में जो बोला है वही वैलिड है और वही फाइनल है। ये सिर्फ एक टर्म बना दिया अपने लिए, अपने रेफरेंस के लिए, और कुछ नहीं। तो स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कभी बोनस शेयर दिए जा रहे हो, उन्होंने ये नहीं बोला कि बोनस शेयर एज डिविडेंड दिए जा रहे हैं, बट जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए जा रहे हैं तो उसको हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि स्टॉक डिविडेंड मिला। कॉर्पोरेट भाषा में नहीं, लेकिन जनरल लैंग्वेज में ऐसा हम बोल सकते हैं आपस में डिस्कशन के लिए। लीगली कंपनी कहीं पे भी इसको ऐसे कोट नहीं कर रही। बाकी तो बोनस शेयर क्या होता है आपको पता ही है। नेक्स्ट है स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड। देखो उसमें क्या बोला, अ स्क्रिप डिविडेंड promises to pay the shareholders at a future specific date in case a company does not have sufficient funds। ये प्रॉब्लम है। टू पे कैश, इट में इशू नोट्स और बॉन्ड्स। ये प्रेफरेंस शेयर में बात हुई थी। कंपनी लॉ में प्रेफरेंस शेयर वाले आंसर में बोला था कि अगर रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी के पास फंड्स का कैश क्रंच है, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो गई है, लेकिन अभी हाथ में पैसे नहीं है, कहीं बिजनेस में फंसे हुए हैं। होता है बिजनेस में, ऐसा साइकिल आता है कि अभी कैश नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्विंस किया जा सकता है कि 3/4 इन वैल्यू अगर अग्री करें, तो उनको हम बोलेंगे कि आप पुराने सर्टिफिकेट दे जाओ, नए वाले ले जाओ, 2 साल 3 साल का टाइम दे दो।
तब तक इंटरेस्ट लेते रहना, रिडेम्पशन या डिविडेंड लेते रहना, रिडेम्पशन पे आपके पैसे तब वापस कर देंगे। तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है, जब कंपनी के पास कैश क्रंच हो और कैश में देने के लिए पैसे ना हो, तो उतने डिविडेंड के अमाउंट के बदले वो बॉन्ड्स दे सकते हैं। बॉन्ड्स भी तो गारंटी हो गई ना, एक पेपर तो दिया आपको, इस पर लिखा है कि आपका पैसा मिलेगा, 2 साल 3 साल के बाद मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट डिविडेंड या फिर बॉन्ड डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डिविडेंड। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वैसे, बट प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब कुछ असेट, जैसे आपको कैश नहीं दिया, कैश के बराबर कुछ गुड्स दे दिए, तो वैसा हो सकता है, मना नहीं किया कहीं पे, लेकिन इंडिया में कोई कंपनी ये फॉलो नहीं करती, सब लोग पैसा दे देते हैं, भाई कैश ले जाओ, कैश मतलब बैंक ट्रांसफर, पैसे ले लो, आपको जो करना है करो। ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया, प्रेशर कुकर दे दिया, माइक्रोवेव दे दिया, टीवी दे दिया, वो सब नहीं होता। तो मोस्टली इंडिया में ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती। एक टाइम पे होने लग गई थी, डिविडेंड के ऊपर ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था 20%। तो कंपनी लॉ में ये पॉइंट था भी, और टैक्सेशन में भी आता है। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ ना, डिविडेंड पे टैक्स लग रहा था, कंपनी वालों ने सोचा कि यार अगर डिविडेंड कैश में देंगे तो टैक्स लगेगा, कैश मत दो, अप्लायंसेस दे दो ना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, गैजेट्स, गुड्स, ये सब दे दो, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स वालों ने डेफिनेशन अमेंड कर दी। अब डिविडेंड के डेफिनेशन में लिख दिया, कैश में दो या काइंड में, वो डिविडेंड तो है, टैक्स तो लगेगा। अगर आप 1000 रुपये देने के बदले 1000 रुपये का सामान दे दोगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 20% टैक्स दे देना, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही वो चीज़ अमेंड हुई, ये बंद हो गया, फिर तो कोई सेंस नहीं है, फिर पैसे ले जाओ ना, क्यों मेहनत करें। बात समझ आ रही, तो ये कंडीशन। इसके बाद कॉम्पोजिट डिविडेंड। कॉम्पोजिट में बोला पार्टली इन कैश, पार्टली इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन, वो भी हो सकता है। ऑप्शनल डिविडेंड, ऑप्शनल में ऐसा है कि आपको ऑप्शन दे दिया कि आपको कैश चाहिए कि प्रॉपर्टी, जो आप बोलोगे वो, ठीक है। ये सब कोई झमेला करता नहीं है, सब ऑन पेपर है। कोई कंपनी में इतना टाइम नहीं है आपको पूछे प्रेशर कुकर चाहिए कि कैश चाहिए, बोले देखो ना अगर माइक्रोवेव सेट होता हो तो प्रेशर कुकर नहीं चाहिए, वो तो है, ठीक है। ऐसा कौन दिमाग लगाएगा, पैसे लो और जाओ यार, कौन टाइम वेस्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें थियरी में अच्छी लगती है। एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड, एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड जो है, ये चीज़ कभी कभी कंपनी इशू करती है। देखो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग, कंपनी के मूड पे। बीच में भी वेदांता वालों ने किया था, एक शेयर पे 58 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड वन टाइम। फिर 2-3 साल पहले ये BPCL, HPCL जो है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये दोनों में से एक कंपनी ने भी ऐसा किया था। 55 या 60 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड, 400 रुपये का शेयर था और 58 रुपीज़ डिविडेंड दे रहे थे। रेशियो में कितना हो गया पता है, कम से कम 15%। जिसका 400 रुपये का शेयर पड़ा है, उसको 60 रुपये डिविडेंड दे रहे हो आप, तो कितना डिविडेंड दे रहे हो, 15%। इतना तो कहीं पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो जिस दिन ये हुआ ना अनाउंसमेंट, लोग टूट पड़े भारत पेट्रोलियम के शेयर पे, खरीद लो फटाफट। 400 रुपये का शेयर आज खरीद रहा हूँ, 1 महीना होल्ड करूंगा, डिविडेंड मिलते बेच दूंगा। 15% रिटर्न कहाँ मिलता है। फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे प्राइस राइज शुरू हो गया, सब बाइंग में दौड़ पड़े। जैसे ही मार्केट में न्यूज़ है, सबने खरीद लिए। 400 का शेयर हो गया 480 रुपये का 2 दिन में, क्योंकि सब लोग खरीद रहे। अब 480 में खरीदने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने 480 में खरीदा, आपका 60 रुपये का डिविडेंड फिक्स हो गया। जैसे डिविडेंड की डेट गई, सबने बेचना शुरू कर दिया, शेयर वापस आ गया 410 रुपये पे। समझ आई बात। तो 60 रुपये कमाने के चक्कर में 70 रुपये का नुकसान भी तो किया आपने, तो बचा क्या। अब ये तो क्या, न्यूज़ की टाइमिंग मैटर करती है। जैसे ही डिक्लेरेशन आया, मार्केट में न्यूज़ फैले, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पे आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, उससे पहले आपको पता चल गई और आपने खरीद लिया। उसके बाद प्राइस बढ़ा, सपोज 400 पे आपने खरीद लिया और 480 हो गया, ठीक है। अब 480 हो गया, आपका 60 रुपये तो वैसे फिक्स हो ही गया, क्योंकि आपने परचेज किया हुआ है। अब 480 से नीचे गिरना शुरू हुआ ना, आपने 470, 460, 450 पे बेच दिया, डबल प्रॉफिट हो गया। 60 रुपये का डिविडेंड भी मिला, 50 रुपये यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। बट सारा गेम टाइमिंग का है। इफ़ यू आर लेट देन कोई ऑप्शन नहीं है। इंस्टाग्राम पे न्यूज़ आ जाए, उसके बाद खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ न्यूज़ सबसे लास्ट आती है। तब तक तो सबको पता चल चुका है, सबने अपना ट्रांजेक्शन कर लिया है, फिर उसका मीम बनाया, ऐड बनाई, फिर इंस्टा पे अपने पेज पे डाला, तब तक तो न्यूज़ पुरानी हो गई ना। अब कोई फायदा नहीं। अब चार्ट देखोगे तो लगेगा अरे 2 दिन पहले 400 का था, अब 480 का हो गया, अब खरीद के क्या मतलब है। तो टाइमिंग मैटर करती है। अब बोले सर हमको कैसे पता चलेगा, जैसे बाकी सबको पहले न्यूज़ मिल रही है, हमें मिलनी चाहिए, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, BSE NSE की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, उसमें कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर जाते हैं। जैसे ही कंपनी ये सब डिसीजन लेती है, इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को बताती है, स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। जिनको ये सब पता होता है, पहले से वेबसाइट खोल के बैठे होते हैं, जैसे ही न्यूज़ आती है ना, वो लोग बाई कर लेते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे आने में 2 दिन लगता है, टेलीग्राम पे आने में 2-3 दिन लगता है, तब तक तो न्यूज़ पुरानी हो जाती है। तो लोग करते हैं ऐसा, डिविडेंड के चक्कर में शेयर खरीदते हैं, वो रिकॉर्ड डेट देख के कि भाई 16 तारीख की डेट है, मैं 12-13 तारीख को, 11 तारीख को शेयर खरीद लेता हूँ, 17 को बेच दूंगा।
तो 16 की डेट पे तो शेयर मेरे पास थे ना, डिविडेंड मेरा हो गया, ऐसा भी करते हैं। तो डिविडेंड का गेम चलता रहता है, बट कैलकुलेशन किए बिना करोगे तो कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लगता है डीमैट चार्जेस, टैक्सेशन, वो सब भी तो आता है, तो ये देखना पड़ता है। तो दिस इज स्पेशल डिविडेंड, एक्स्ट्रा डिविडेंड, और ये नॉर्मली नहीं होता है, कभी कभी कंपनी ऐसा डिक्लेयर कर देती है, और मैं आपको भी उसमें बता भी दूंगा, वेदांता वालों ने भी रिसेंटली डिक्लेयर किया, वो भी ऐसे ही था। नेक्स्ट, स्टॉक स्प्लिट थियरी है, कंपनी लॉ में बात होती है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है? फेस वैल्यू डिवाइड कर दो, भाई 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसको हम 1 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जिसके पास एक शेयर था 10 रुपए का, अब उसको कितने मिल जाएंगे? 10 शेयर 1-1 रुपए के। बात समझे? दैट इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। रिसेंटली कुछ कंपनीज ने ये किया हुआ है, न्यूज़ देख लेते हैं चलो। एक कंपनी है नेस्ले और एक है आइशर मोटर, नाम तो आपने सुने होंगे इनके, डिटेल देखते हैं। आइशर मोटर ट्रक की कंपनी है। हाँ, ट्रक के आगे लिखा होता है आइशर। हाँ, उसके बाद फिर कंपनी का प्राइस एकदम भागता है और लोग उसी बेसिस पे वैल्यूएशन लगाते हैं ना, कि चलो क्या हो रहा है। नेस्ले का शेयर अभी होगा 1500-1600। पतंजलि वाला देखा था, उसके 1700 रुपए उसके भी। हाँ है ना, पतंजलि अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है। नहीं, 1700 था, 639। स्प्लिट हुआ होगा, कुछ होगा। 1700 एक पॉइंट पे था। अच्छा, होल्ड किया, हाँ एक पॉइंट पे था 1700। देखो ये रहा। इन्होंने क्या किया? नेस्ले इंडिया लिमिटेड हैज स्प्लिट द फेस वैल्यू वन टाइम सिंस जनवरी 2024। हाँ, रिसेंटली हुआ है। नेस्ले इंडिया हैड स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम 10 रुपी टू ₹1 इन 2024, लास्ट ईयर। नेस्ले का शेयर ना 15-16 हज़ार के ऊपर चला गया था, 20 हज़ार के ऊपर। अब इतना महंगा शेयर फिर खरीदेगा कौन? तो 20 हज़ार का शेयर अफोर्डेबल नहीं होता। कंपनी ने इसको 1 का 10 कर दिया, छुट्टे करवा लिए शेयर के। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, वो शेयर 20 हज़ार का था। अब 1-1 रुपए की फेस वैल्यू कर दी, तो शेयर सीधा 2 हज़ार पे आ गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? 20 हज़ार का शेयर हो गया 2 हज़ार का, कुछ फ़र्क पड़ता है? आपके हिसाब से क्या डिफरेंस आया? क्यों किया कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है? शेयर तो मार्केट में बिक ही रहा है ना। बट ये स्प्लिट करने से उनको फ़ायदा क्या हुआ? कुछ जनरली आपके माइंड में कुछ पॉइंट आता है? बेनिफिट क्या है? सोच के देखो, कुछ पॉइंट है? फालतू में मेहनत क्यों कर रहे हैं? अभी सर अडानी का स्टॉक भी बढ़ेगा, तो हिंडनबर्ग बंद होगी। हाँ, अचानक से बढ़ेगा। वो तो बढ़ेगा ना। अब कोई बैंड बजाने वाला बचा ही नहीं है, अब कोई रिपोर्ट ही नहीं निकालेगा। 4 साल पहले हिंडनबर्ग आया था, हाँ, तब तो कंडीशन अलग ही थी एकदम से। तो 2x 5x रिटर्न। हाँ, तब तो गिरा भी तो उतना ही था ना, 100 का 20 रुपया हो गया है। 400 200। हाँ, बहुत गिरा था, काफ़ी परसेंटेज में तो 50% से भी लेस हो गया था। अब ये जो कर रहे हैं ना कंपनी वाले, देखो 20 हज़ार का शेयर है। नेस्ले कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है? मैगी। हाँ, सबसे बड़ा प्रोडक्ट मैगी। तो मैगी तो कोई बंद होने वाली है नहीं, है ना। मैगी बंद हो गई तो सोचो दुनिया में क्या होगा, है ना। हाँ, बीच में एक बार बंद हुई थी ना, तो लोगों की वो हॉबी में से कुकिंग माइनस हो गया था, है ना। लोग अपनी हॉबी में कुकिंग लिखते उस भरोसे थे कि मैगी बनानी आती है। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि मैगी बैन हो गई है, उसमें वो लेड और MSG का कंपोनेंट ज़्यादा था, ऐसा टेस्टिंग में पता चला, तो बैन हो गई ना। आधे लोगों की कुकिंग बोले नहीं, अब कुकिंग अब नहीं आती, पहले आती थी। जब तक मैगी आती थी कुकिंग आती थी। अब हाँ, 2 मिनट में खाना, 2 मिनट में खाना बना लेते हो। बोले कैसे? बोले मैगी तो बनानी है, ठीक है फटा। 2 मिनट में मैगी बनती नहीं है बोलने के बाद। हाँ, वो सिर्फ वो बेचने का तरीका 2 मिनट नूडल्स, लेकिन वो 2 मिनट में बनती नहीं है। उतना टाइम तो उसको असेंबल करने में लग जाता है, तो बनाने में टाइम लगता है। लेकिन नो डाउट मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनका हीरो प्रोडक्ट है, वो बिकने ही वाला है। अच्छा, कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, वैसे नूडल है, लेकिन वो मैगी तो ब्रांड नेम है ना, और वो मैगी के नाम से फेमस हो गया। अच्छा, और कंपनी वाले भी नूडल बना के बेच रहे हैं। पतंजलि, हाँ। वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी थी कि पतंजलि का नूडल मार्केट में लाने के चक्कर में मैगी को बैन किया था। ऐसी भी तब न्यूज़ चलती थी। हाँ, वो तो है, क्योंकि ये थी ना कि मैगी इतने साल से चल रही है, तो फूड लाइसेंस तो था उनके पास, तो पहले नहीं चेक किया इसके अंदर क्या कम है क्या ज़्यादा है। अचानक तो मैगी वाले ने सब बढ़ा नहीं दिया होगा उसके अंदर,
जैसे ही मैगी बैन हुई ना उसके बाद पतंजलि, तब पतंजलि का बहुत वेव था मार्केट में, हर चीज में पतंजलि, पूरे घर में ऐसा लगता है आश्रम बना रखा है। टूथपेस्ट भी पतंजलि का, आटा पतंजलि का, शैम्पू पतंजलि, ठीक है, सारे प्रोडक्ट उसी के थे। तो नूडल उसका तब चल पड़ा क्योंकि मैगी बंद हो गई, तो लोग ऑप्शन में फिर वही खा रहे हैं। जो पतंजलि वाला फिर क्या है ना, वो थोड़ा हेल्दी वाला टच लेके आ जाता है मार्केटिंग में, बोले हम आटा नूडल बेच रहे हैं, आपके बच्चों की हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चे के, हमारी भी तो हेल्थ है, हम भी मैगी खा रहे थे, हम भी आटा वाली, तो आटा नूडल लेके आ गया ना, तो सब पतंजलि के वो आटा नूडल पे शिफ्ट हो गए। फिर एक वो सनफीस्ट का भी आता है, सनफिश के नूडल्स भी आते हैं, यीपी नूडल्स, बट वो मैगी के सामने कुछ मजा ही नहीं आता। टेस्ट तो उसका सबको अच्छा लगता है, तो तब मजबूरी में लोग खा रहे थे। फिर जैसे मैगी वापस आई, ये सारे प्रोडक्ट वापस साइड पे हो गए। अब पतंजलि के नूडल कोई देखता भी नहीं, कोई खरीदता भी नहीं। मैगी वाला बोला भाई आटे के नूडल चाहिए ना, मैं भी बनाता हूँ, उसमें क्या है। उसने आटा नूडल स्टार्ट कर दिया, अच्छा रेट डबल कर दिया, लिटरली लूटता है। आटा नॉर्मल मैगी खरीदो 15 रुपए का एक, आटा मैगी खरीदो 30 रुपए की एक। बोला मैदे और आटे के रेट में इतना फर्क कब से हो गया हेल्थ के नाम पे। हाँ एक ही है, डबल रेट कर दिया, क्योंकि वो आटा मैगी में भी कितना आटा कितना नूडल किसको पता। ब्रेड में भी स्कैम चलता है, पता है, आटा ब्रेड, आटा ब्रेड में हाँ कैरेमल फ्लेवर डाल के ना उसका कलर चेंज कर देते हैं। आपको लगता है कि आप आटा ब्रेड खा रहे हो तो हेल्दी है, उस चक्कर में 2 ज्यादा खा लेते हो। मैदा तो आता ही है। अच्छा ये आप ब्रेड लाइनर में जाओ, कहीं पे भी जाओ ब्रेड खरीदने, तो एक होती है ब्राउन ब्रेड और एक होती है होल व्हीट आटा ब्रेड। ब्राउन ब्रेड तो स्कैम ही है, वो लिख ही रहे ब्राउन ब्रेड, हमने सिर्फ कलर ब्राउन किया है। आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ब्राउन ब्रेड में ना लिखा होता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, तो रिफाइंड व्हीट फ्लावर मतलब मैदा हो गया ना। इंग्लिश में लिखते हैं, पब्लिक को समझ नहीं आता। रिफाइंड व्हीट पढ़ के आप ले लेते हो व्हीट, भाई रिफाइंड का मतलब ही मैदा है, तो कोई फर्क नहीं है उसमें। तो ब्राउन ब्रेड जो है ना वो एक्चुअली मैदा ब्रेड ही है, थोड़ा बहुत उसमें उन्होंने आटा कंपोनेंट के नाम पे मिक्स कर दिया है, बाकी मेजोरिटी बेस मैदे का है। जो होल व्हीट आटा ब्रेड आती है ना, उसमें उन्होंने रिफाइंड व्हीट फ्लोर नहीं लिखा होता है। तो दैट इज के लाइक ये पूरा आटा की बनी है, वो भी डाउट ही होता है। फिर जब ब्राउन ब्रेड बोल के ये बेच रहे हो तो लगता है इसमें भी कुछ कैम चल रहा होगा। वो होने वाला है, व्हीट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड और ये सब स्कीम चलती है। तो नेस्ले का मेन प्रोडक्ट तो आपका मैगी है। और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं? हाँ केचप है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना। हाँ नेस्कैफे, हाँ ठीक है, वो भी नेस्ले की। किटकैट भी उसका एक प्रोडक्ट है जिसका कंपटीशन नहीं है। किटकैट के सामने मंच और पर्क बेचारे कोशिश ही करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और एक उसका वो चीप कॉपी है, गरीब प्रोडक्ट है। किटकैट महंगी पड़ रही है तो मंच खा लो, वैसा हो गया। लोगों को टेस्ट में भी रहता है, किसी को मंच का टेस्ट ज्यादा पसंद है, बट मंच 5 रुपए में आ जाती है, किटकैट 5 रुपए में पता ही नहीं चलता कि कब आई और कब गई। तो फिर लगता है कि यार ये महंगी पड़ रही है तो मंच खा लो, वैसा हो गया। और किटकैट वाले में तो पता नहीं प्राइसिंग में क्या किया उन्होंने। आप दुकान में जाके किटकैट देखोगे ना, हर 5 रुपए के गैप पे किटकैट बिकती है ना। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, मतलब इतना क्यों कंफ्यूज कर रहा है पब्लिक को। समझ ही नहीं आती कि सस्ती कौन सी पड़ रही है, महंगी कौन सी पड़ रही है अभी। हाँ वो है, अभी भी है, क्योंकि किटकैट का कोई कंपटीशन वैसे उस लेवल पे नहीं है, इसलिए वो इतने प्राइस पे बेच रहा है और बिक रही है। वो किटकैट लोग खरीद रहे हैं। हाँ प्राइसिंग में इतना वेरिएशन कर दिया ना, हर 5 रुपए गैप पे किटकैट, बहुत कंफ्यूजन होता है। दुकान में जाओ 25 वाली लो, 30 वाली लो, फिर लगता है छोड़ना 5 रुपए ज्यादा देके 30 वाली ले लेता हूँ। फिर बाजू में देखो तो 40 वाली पड़ी है, हाँ फिर 45 फिर 50, वो इतनी रेंज डाल दी ना, पूरा कंफ्यूज करके छोड़ दिया। थोड़ा अननेसेसरी है, इतने वेरिएशन नहीं लाने चाहिए थे, बट अब ठीक है, कंपनी कोई पॉलिसी होगी। तो नेस्ले जैसी कंपनी जो है वो इतने हीरो प्रोडक्ट्स बेच रही है। अच्छा बेबी फूड आता है मेरा रिसेंट, मैं हाँ हाँ वो अभी रिसेंटली मैटर आया ना कि उसमें शुगर कंपोनेंट ज्यादा है, बट हाँ वो भी है। और भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं एकदम जस्ट बॉर्न बेबी होता है ना, उनको वो जो फॉर्मूला मिल्क होता है, उसका भी उसका एक नैन करके प्रोडक्ट आता है नेस्ले का, उसकी मोनोपोली है। मतलब अभी मैं रिसेंटली बहुत खरीद रहा हूँ ना, मैं बेटी के लिए, मुझे पता है। हाँ तो मेरे घर में ना मतलब सब्जी कम आती है और नैन के डब्बे ज्यादा आते हैं वैसे। हाँ तो 5-6 साल बाद आपको दूसरा कुछ मिलेगा। हाँ हाँ वो तो है, डब्बे क्वालिटी अच्छी है काफी, पैसा भी उतना ले रहे हैं। तो वो कैसा है ना, वो बल्क में आ रहे हैं और उसमें मोनोपोली है। अब नेस्ले का वो नैन प्रोडक्ट आता है, उसके उसके ऑल्टरनेटिव में और कोई कंपनी का उस लेवल का प्रोडक्ट ही नहीं है। तो आपको खरीदना है तो वही खरीदना है। और प्राइस देखो, 400 ग्राम का डब्बा 900 रुपए का, 975। सोचो तो कहाँ कितना चार्ज कर रहे हैं। पर वो बोलते वो मिल्क का ऑल्टरनेटिव है। अब काफी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, पाउडर मिल्क है तो बच्चों के लिए, बोले वो जरूरी है, आप उसको दे सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हो, बट कॉस्टली उतना है। अब जब वही बिक रहा है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब बाकी कंपनीज हैं जिनके, अमूल के और ये सब के और बाकी दूसरी कंपनीज के और भी ब्रांड्स के हैं, बट डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते। अब फिर पेरेंट्स भी क्या करेंगे, जो डॉक्टर बोलेगा वही खरीदेंगे ना, अपने क्यों रिस्क लेंगे। अच्छा ये 950 का डब्बा है, दूसरी कंपनी का हिमालय और वो सबका 400 का आता है, और वो 400 देख के डाउट होता है। हाँ एक तो बच्चे के लिए अपने ज्यादा वो होते, कंसर्न होते हैं, बोले सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा,
क्या पता ये महंगा हो, लेकिन अपना माइंड में वो घुस चुका है कि वो 950 ले रहा है, 400 ले रहा है, तो 950 में कुछ ज्यादा हेल्दी दे रहा होगा। अपने इंग्रेडिएंट भी चेक नहीं करेंगे, डॉक्टर को भी नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं भाई ये दे दे, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कौन सोचता है, चलो खर्चा करो। अब ऐसी कंपनी तो मोनोपोली वाली कैटेगरी में, मैगी में मोनोपोली, किटकैट में मोनोपोली, ये बेबी फूड में मोनोपोली, कोई कंपटीशन ही नहीं, सबको शेयर चाहिए। देखो कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप इन्वेस्टर हो, मेरा दिमाग वैसे ही चलता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है मैं चेक करता हूँ इसका शेयर अवेलेबल है या नहीं है। यार इतने लोग खरीद रहे हैं तो कंपनी प्रॉफिट तो करती होगी, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसका प्रोडक्ट आपको दुकान में दिखता है। जो दिखता ही नहीं वो खरीदते रहते हो, बाद में फिर वो बबल बस्ट होता है, भाव गिर जाता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। अब इसका शेयर सबको खरीदना है, 20,000 का शेयर है, बोले इतने पैसे कहाँ से लाए, ये तो नैन खरीदने में चले जाते हैं, अब नैन खरीदो कि शेयर खरीदो, जाने दो, तो 20,000 रुपये तो उसमें ही चले गए। अब ऐसे केस में ना फिर क्या होता है ना कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर नहीं पाता, जबकि इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर वो सोचेगा चल ना पैसे जोड़ता हूँ, बट फिर एक शेयर पे 20,000 रुपये डालने की उसकी हिम्मत नहीं बनेगी। कल को शेयर गिरा 10% तो अटैक आ जाएगा, वो तो अलग ही बात है, ठीक है, वो गाड़ी में लगा लो, ठीक है, पोर्टफोलियो में नहीं लगा सकते। हाँ उस पर आ रहा हूँ मैं। तो अब क्या है ना, ऐसी कंपनीज जो ये चाहती है कि हमारा शेयर बिकता रहे, ट्रेड होता रहे और वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो, ताकि प्राइस सही रहे और सबके लिए अफोर्डेबल हो, फिर वो लोग ये करते हैं कि चल ना स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है, 20,000 का शेयर अगर 2,000 पे आ जाएगा ना, तो बहुत लोग खरीदने वाले भी आ जाएंगे। अच्छा धीरे धीरे भाव भी बढ़ेगा फिर, क्योंकि बायर बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। अब जो एग्जिस्टिंग होल्डर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास 20,000 का एक शेयर पड़ा है, अब 2-2 हज़ार के 10 हो गए, तो मेरे पोर्टफोलियो में तो वैल्यू उतनी है टोटल, लेकिन अब धीरे धीरे बायर आएंगे तो शायद 20,000, 50, 2100, 2200 तक जाएगा ना, तो मुझे ओवरऑल थोड़ा सा रिटर्न दिखने को मिलेगा एक ग्रेजुअल पेस पे, वैसा है। तो इसलिए कंपनीज ये करती है, नेस्ले ने किया, आइशर मोटर ने भी किया, आइशर मोटर का शेयर भी कुछ ऐसा ही था, 25,000 का हो गया 24,000 का, एक दिन स्प्लिट कर दिया, वही एक के सामने 10, 2400 रुपये का हो गया। आइशर मोटर ट्रक की बड़ी कंपनी और रॉयल एनफील्ड का पेरेंट ब्रांड है। रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है वो आइशर मोटर ने परचेज कर ली है, अक्वायर कर ली है, तो वो भी उन्हीं का ब्रांड है। तो रॉयल एनफील्ड की वजह से भी आइशर मोटर की वैल्यूएशन में काफ़ी इंपैक्ट आता है, वैसा ये पॉइंट है। फिर एक एमआरएफ की बात किया, अब एमआरएफ का शेयर तो 1.5 लाख का है, एमआरएफ को फर्क नहीं पड़ता, उनको बोला खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, हमको स्प्लिट नहीं करना। इतनी न्यूज़ आती है एमआरएफ क्यों स्टॉक स्प्लिट नहीं करता, एमआरएफ का मैनेजमेंट बोलता है वी आर लीस्ट कंसर्न, सेकेंडरी मार्केट है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें इसमें नहीं पड़ना, हमारा शेयर 1.5 लाख का होकर 5 लाख का चलने दो, वो लोग स्प्लिट नहीं करते। अब किसी को एमआरएफ का शेयर खरीदना है, मेजोरिटी गाड़ियों में एमआरएफ के टायर लगते हैं, बट आप नहीं खरीद सकते क्योंकि 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है, आपकी मर्जी है तो आप ले लो, लेकिन फिर एक दिन अगर मान लो 3% डाउन होता है तो 5,000 माइनस हो जाता है, फिर आपको लगता है अरे यार 5,000 गए, इतने में तो मैं 500 वाले 10 शेयर ले लेता, ये नहीं खरीदना है ना, तो वैसे दिमाग चलता है ना। तो जैसा अपना बजट होता है अपन सोचते हैं, शेयर खरीदने में भी अपन वैसे ही सोच रहे होते हैं, यार मेरा बजट इतना ही है, 500 वाला शेयर ढूंढो, जो अच्छा है वो ले लो, ऐसे ही होता है। तो ये सब कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज पे चलती है। तो स्टॉक स्प्लिट जो है ना उसकी ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी है, और ये थियरी आंसर है, जैसे कंपनी लॉ में या किसी में आता है ना उस टाइप का, तो ये इन्होंने मीनिंग समझाया, इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अपन ने तो लाइव केस देख लिया, रीजन देख लो स्टॉक स्प्लिट के रीजन क्या है, मेन वर्ड्स हाईलाइट करा रहा हूँ। अफोर्डेबिलिटी अभी बात की ना, ग्रेटर लिक्विडिटी, एमआरएफ के कितने शेयर डेली खरीदे बेचे जाते होंगे कंपेरेटिव, नहीं कोई तो खरीदता हो हाँ क्या पता, बहुत कम होगा ना, मतलब लिक्विडिटी बहुत कम है। सपोज आपके पास एक एमआरएफ का शेयर है, मैं कोविड के टाइम पे थोड़ा मार्केट देखना स्टार्ट किया था, कोविड के पहले जस्ट मतलब वही समझो ना 2020 में आया ना, तो मैं एंडिंग ऑफ 2019 जैन 20 में थोड़ा मार्केट देखना शुरू कर रहा था। मैं स्टॉक मार्केट से इतना कनेक्टेड नहीं था, पर पढ़ाता भी मैं सबको इंटरेस्ट आ रहा था, चल थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे वैसे, तो मार्केट देख रहा था। तो तब ये एमआरएफ का शेयर था 70,000, 80,000, 90,000 का एक, तभी भी वो रेट था। कोविड में हो गया 40,000 का, मेरे सामने की बात है, 40,000 का शेयर। अब तक 40,000 डालने की भी हिम्मत नहीं है, कोविड में कहाँ 40,000 रुपये एक शेयर में लगाएंगे, अगर मान लो ये 40 का 20 हो गया, अपने तो लुट जाएंगे, खत्म हो जाएगा काम, तो इन्वेस्टमेंट तो करने का सोच ही नहीं सकते। बट ये पक्का पता था कि आज जो 40 में ले लेगा उसकी बाद में लॉटरी है, बट अपन वो कैटेगरी में है नहीं, क्योंकि इतने सरप्लस फंड्स अपने पास है नहीं। अब घर का राशन भरने में टेंशन हो रही है कोविड में, एमआरएफ का शेयर कहाँ खरीदेंगे, तो वो बात हो गई। अब तब 40 का शेयर देखा था, आज एक 40 का है, और 2-3 साल में वापस बैक टू ट्रैक आ गया था। तो अगर तब किसी ने मान लो 40,000 में खरीदा होता, तो 1-1.5 साल 2 साल के अंदर उसका पैसा 3 गुना हो गया। फिर आप जितना लगा सकते हो लगा लो, और वो था भी कि उस पॉइंट पे तो वापस आएगा जिस पॉइंट से गिरा है, बट वो लेने की हिम्मत तब होनी चाहिए, वैसी बात है। तो वहां से वो शेयर जो है ना वो बढ़ते बढ़ते इतना अमाउंट तक आ गया, ये सब कंडीशंस है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो इतना पैसा चाहिए। अब पॉइंट ये है कि मेरे पास 40,000 वाला शेयर पड़ा है, आज एक 40 का है, मैं सोच रहा हूँ बेच देता हूँ, आपको क्या लगता है इमीडिएट बायर मिल जाएगा?
जैसे सेलिंग ऑर्डर डालूंगा 5 मिनट में बिक जाएगा, ऐसा होगा? शायद आज पूरे दिन में कोई नहीं खरीदेगा। 1,40,000 का शेयर खरीदने का मन कितने लोगों का बना होगा? शायद किसी का नहीं। तो मैंने सेलिंग ऑर्डर डाल दिया लेकिन सामने बायर ही नहीं है, तो जो लिक्विडिटी है ना वो कम रहती है ऐसे शेयर्स में, क्योंकि जल्दी नहीं बिकता। आपके पास उसके बदले मान लो कोई कंपनी का शेयर है जो 300 रुपए का है और आप बेचने डालोगे, क्या लगता है बिक जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई होगा जो 300 पे खरीदने में रेडी होगा और आप बेचने के लिए रेडी हो, बट 1,40,000 का एक शेयर आप बेचने निकलो तुरंत बिक जाए, वो नहीं होता है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, जैसे नेस्ले में अपन ने देखा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टर खुश होते हैं। पहले मेरे पास एक शेयर था, अब मेरे पास 10 शेयर, फिर लाखों रुपए लगा के बैठा लेकिन बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं। मतलब बात तो वही हुई ना, 20,000 की चीज 2,000 की हो गई, एक के 10 हो गए, फर्क क्या पड़ा? खुश हो रहा है। प्राइस 99 होती है ना वो वाली। हाँ, वो वैसी स्कीम हो गई, साइकोलॉजिकली अच्छा लग रहा है, क्वांटिटी बढ़ गई शेयर की, वैसा हो गया, ठीक है। दूसरा ये बोला है कितनी बार ना ये स्प्लिट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्टिंग गाइडलाइंस होती है ना उसको ध्यान में रखने के लिए भी किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पे रहता है कि भाई इतने शेयर्स आपके होने चाहिए या क्वांटिटी होनी चाहिए, कुछ भी सेबी के रेगुलेशंस। तो सेबी रेगुलेशंस को या स्टॉक एक्सचेंज गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए अगर शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा के दिखानी है, वही हो गया, खुश करने वाली बात हो गई, तो स्टॉक स्प्लिट इज एन ऑप्शन वैसा है, ठीक है। तो ये थियरी आंसर है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पूछ सकते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, आराम से 5 मार्क्स का एक थियरी बन जाएगा। थियरी पढ़ के जाना है, मैं इसलिए सब बता रहा हूँ डिटेल में आपको साथ साथ में, बिकॉज थियरी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। FMCA इज नॉट अबाउट ओनली प्रैक्टिकल सम्स, 30-40% तक पेपर में थियरी आ जाती है, 40% ज़्यादा भी आ सकती है। तो थियरी की होगी तो आपको ये काम आएगी मार्क्स अच्छे स्कोर करने। प्रैक्टिकल तो पढ़ना ही है बट ये वैल्यू एडिशन करेगा, तो एग्जामिशन तक जाना हो ना 60+, तो ये काम आएगा। नेक्स्ट आंसर आपका कंपनी लॉ वाला है, बाईबैक। ये तो पूरा पढ़ लिया ना, सेक्शन 68 अपन ने पढ़ा, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कम दिया है, उल्टा उसमें ज़्यादा दे रखा है, तो आपको पता ही है क्या है। बाईबैक अपन ने वो TCS वाला केस देखा भी था, ये सब हो चुका है, तो रिपीट नहीं करा रहा। एक और थियरी आंसर है, लास्ट में देखेंगे, अभी उतना टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो। नेक्स्ट आंसर देखो, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अगेन सिंपल थियोरेटिकल, कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। चलो, डिविडेंड पॉलिसी में सबसे पहले बोला एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में उन्होंने बोला इट इज पेड एट द यूजुअल रेट। हर साल एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डिविडेंड हम देते हैं, रेगुलर पॉलिसी अपनी। बोला ये टाइप के शेयर्स जो है ना वो रिटायर्ड पीपल, कोई विडो हो सपोज, ऐसा कुछ है, या इकोनॉमिकली वीकर पर्सन हो जिसको रेगुलर डिविडेंड चाहिए एज एन इनकम सोर्स, उसके लिए अच्छा है। जैसे मैं आपको ना इसका IOCL का बताता हूँ, रियल केसेस तो बहुत अवेलेबल है। हाँ, ये मैं ऐसे ट्राई कर रहा था फ्रूट निंजा, उस दिन इसको ना रीसेट किया, वो थोड़ा फर्मवेयर का इशू था, तो वो प्ले स्टोर पे गया, ड्राइव और वो सब इंस्टॉल कर रहा था, फ्रूट निंजा दिखे, बोले इस पे खेलने का मजा आएगा, ट्राई करते हैं, बट वो लैग कर रहा है, तो वो फ्रूट आके चला जाता है ना, फिर वो हाथ चलता है, हाँ, तो वो लैग कर रहा था तो मजा नहीं आया, लेकिन अगर चलता तो बहुत मजा आती, पूरा दिन उस पर फ्रूट निंजा खेल सकते थे। ठीक है, कौन सा शेयर देख रहे थे अपने? भूल गया। हाँ, IOCL, फ्रूट निंजा में ले गया तुम लोग। ये देखो, डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि तुम कितने पैसे लगा रहे हो, उस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, परसेंटेज। अपन ने भी बात की थी लास्ट चैप्टर में, अर्निंग यील्ड। मैंने यील्ड और रेट का आपको डिफरेंस बताया था। यील्ड मतलब भाई 10 रुपए का शेयर है, मैंने 15 में खरीदा है और उसमें मुझे डिविडेंड 3 रुपए मिला, तो वो कितना हो गया? वो 20% हो गया, दैट इज यील्ड। वो अपन ने बात की थी, यहाँ पे वही है। एनुअल डिविडेंड यील्ड में बोल रहे हैं कि 9.37% डिविडेंड यील्ड जो है वो निकलता है। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे मार्केट प्राइस पे, जैसे मार्केट प्राइस ये है 128 रुपए, आपने अगर इतने प्राइस पे खरीदा ना, तो 1 लाख रुपए के शेयर्स पे आपको साल का कम से कम 9,370 रुपीज डिविडेंड आएगा। दिस इज अ वेरी गुड रेट, इतना तो FD में नहीं मिलता है ना, तो वो अच्छा रेट है। और ये पहले 10% से ऊपर भी था, ये तो एवरेज हो गया डिविडेंड यील्ड, ये देख लो। अच्छा, प्राइस देखो कितना गिरा है, मैंने भी ले रखे थे यही सोच के कि भाई जो स्टेबल कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, थोड़े पैसे इसमें डाले हुए थे काफ़ी टाइम पहले,
और कुछ शेयर्स पड़े भी हैं। तो 52 वीक हाई है 196, अभी चल रहा है 128, तो काफ़ी गिरा भी है। अब वो पेट्रोल के प्राइसेस जो क्रूड ऑयल के मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं ना, उस हिसाब से वेरिएशन आता है। बट ठीक है, कंपनी स्टेबल है, 9.37% डिविडेंड इज अ गुड यील्ड। इतना यील्ड कोई कंपनी में आपको मिलेगा नहीं। अब यही अगर आप इसके बदले रिलायंस में देखोगे, सॉरी, देखो पता चल रहा है। शादी में होगी सर। हाँ, तो बच्चों की शादी में तो खर्चा होता ही है ना, पूरे देश का खर्चा हो रहा है बच्चों की शादी में, ठीक है। हाँ हाँ, अंबानी के बच्चे भी पूरे देश के बच्चे हैं, सीधी बात है। हम सब ने अपना रिचार्ज करा करा के फंडिंग की है, तभी तो इंस्टाग्राम पे देखने को मिला ना कितनी महंगी शादी हो रही है। रिचार्ज के भाव बढ़ गए। हाँ, वो इसलिए तो बढ़े हैं, तो सीधी बात है। ठीक है, नहीं तो मजाक की बात है, भाव तो बढ़ने ही थे। कब तक डिस्काउंट में फ्री में 4G 5G बांटेंगे। तो देख लो रेशियो क्या है, समझ आ रहा है। ग्रोथ कंपनी, स्टेबल कंपनी। IOCL के उतने ग्रोथ प्रोजेक्ट्स नहीं है जितने रिलायंस के पास है। वो बोलेगा मैं तो यार नाम का डिविडेंड देता हूँ, 1300 रुपये पे 2 रुपये 3 रुपये दे देता हूँ, तुम गिन लो, साल का 6-7 रुपये डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड की इनकम पे मत जाओ, हाँ शेयर का प्राइस कितना ग्रो हो रहा है वो देख लो। शेयर के प्राइस में आप ग्रोथ देखोगे, अगर आपको दिख रही है तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, बट ठीक है। स्टेबल कंपनी है ना रिलायंस का शेयर, कोई वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं, वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। रखे रखो सालों साल, कोई टेंशन नहीं, सेफ पैसा है, और मार्केट में आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ तो बेटर ही मिलेगा। तो वो उस टाइप की कंपनी है, तो इसलिए वो अलग चीज़ होगी। अभी काफ़ी गिरा है, पर प्राइस देखो 52 वीक हाई, लास्ट एक साल में 1600 से 1200 पे आया। प्राइस एक्चुअली अभी 1300 चल रहा है, तो प्राइस एक्चुअली काफ़ी डाउन है, और वो इम्पैक्ट जो है वो अर्निंग्स की वजह से वैसा है। तो IOCL वाला आपको पॉइंट पता चल गया कि डिविडेंड वो लोग कितना बांट रहे हैं। तो हर कंपनी का अपना एक अलग कैलकुलेशन है, और उस बेसिस पे आपको वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो लोग हैं, जैसे रिटायर्ड पर्सन या ऐसा हो जिसको चाहिए कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाऊं और मुझे स्टेबल रिटर्न भी मिले, तो उनके लिए IOCL जैसे शेयर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं, ये रीडिंग वाला पार्ट है, एक बार आपको पढ़ना है। बहुत बेसिक पॉइंट्स है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के आओ, होंगे इसमें 2-3 डाउट भी आएंगे, बट लेके आओगे वो डिस्कशन होगा तो मजा आएगा, तो आप टिक करके रख सकते हो, मैं भी सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें इन्होंने बोला इट मीन्स कंसिस्टेंसी और लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। इन मोर प्रिसाइज टर्म्स इट मीन्स पेमेंट ऑफ सर्टन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली। इतना तो हम डिविडेंड देते ही हैं, ऐसा हो गया, एक मिनिमम अमाउंट कुछ है वो आप फिक्स कर दो, स्टेबल डिविडेंड। तो इससे थोड़ा बहुत आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनी रहती है कि इससे इतना पैसा आने वाला है, हम थोड़ा इस पर डिपेंड कर सकते हैं, वैसा है। इसमें भी वेरिएशंस हैं, जैसे ऑप्शंस क्या क्या है। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में वो लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ कंपनीज क्या करती है ना, एक फिक्स डिविडेंड पर शेयर फॉलो करती है, जैसे हर साल एक शेयर पे 5 रुपये देना ही देना है, वैसे फॉलो करते हैं। अच्छा, अर्निंग फिक्स होती है हर साल की, तो वेरिएबल है। बट ऐसी कंपनीज जो स्टेबल है और जिनको पता है कि हमारा हर साल अर्निंग आता ही है और कोई ऐसा रिस्क वाला बिजनेस नहीं है, वो लोग ये पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं ना, फिर रिजर्व्स का भी यूज़ करते हैं। अब कभी ऐसा हो गया कि अर्निंग पर शेयर 12 रुपये आया, अपने को डिविडेंड देना है 5 रुपये, 7 रुपये बचा है ना, वो 7 रुपये में से भी कुछ रिजर्व बना देते हैं। अगले साल उल्टा हो गया तो मान लो अर्निंग 2 रुपये आई, तो फिर 5 रुपये कहाँ से देंगे, ये रिजर्व काम आएगा। तो अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती है लेकिन डिविडेंड स्टेबल चलता है। इस तरीके की पॉलिसी फॉलो होती है, चार्ट में दिखेगा, देखो ये रहा सामने ही है। अब डिविडेंड जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बढ़ रहा है ना, वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। बट ये गैप देख रहे हो आप, इतना कमाया ना तो भी डिविडेंड इतना ही दिया, क्योंकि फिर जब डिप होगा तब तो ऐसा नहीं है कि अभी इतना कमाया तो यहाँ पे इतना डिविडेंड दे दो, ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा। फिर जब नीचे आप ये लाइन पे अगर डिविडेंड दोगे तो ये वाले पॉइंट पे फिर क्या करोगे, वहां फंस जाओगे ना। तो जितना कमा रहे हो मैक्सिमम नहीं बांटना है, थोड़ा बहुत बांटना है और बाकी का हाथ में रखना है। ये गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना आप सेफ रहोगे। अर्निंग में फ्लक्चुएशन आ भी गया ना, डिविडेंड पे आउट में टेंशन नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिकली गिन के चलना पड़ता है। बोलो समझ आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो बोला है, ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अर्निंग फ्लक्चुएट होगी ना वैसे वैसे डिविडेंड फ्लक्चुएट होगा। गैप तो मेंटेन करेंगे, गैप कभी भी कम नहीं करना है, तो रिस्क हो जाएगा। बट मान लो अर्निंग जो है वो इस साल 10% बढ़ गई, तो जो डिविडेंड है ना वो भी 10% से बढ़ जाएगा। 5 रुपये था तो 5.5 रुपये दे देंगे। अगर मान लो अगले साल अर्निंग 10% कम हो गई तो उस साल डिविडेंड भी 10% कम कर देंगे। तो जिस रेशियो में अर्निंग फ्लक्चुएट होगी उसी रेशियो में डिविडेंड भी फ्लक्चुएट होगा। दैट इज कांस्टेंट पे आउट। पे आउट करेंगे, हर साल पे करेंगे, कॉन्स्टेंटली पे आउट करेंगे, लेकिन रेशियो वही रहेगा जो रेशियो अर्निंग्स का है वैसा।
नेक्स्ट, स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। देखो स्टेबल मतलब एक बेसिक तो मिलने वाला ही है, इतना तो देंगे, और एक्स्ट्रा फिर डिपेंड करेगा, अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया तो वो हम पे कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, थियरी में काम आती है। इरेगुलर डिविडेंड का मतलब कोई भरोसा नहीं है, डिविडेंड आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो, नहीं भी आएगा। फिर एक होता है नो डिविडेंड पॉलिसी, हम डिविडेंड देते ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, पूछना है आना ही मत पूछने सर डिविडेंड, निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे एमआरएफ का नहीं देखा अपन ने, डिविडेंड यील्ड तो उसका देखने जैसा है, सबसे मजेदार तो वही निकलेगा। देखो एक लाख 13,000 के शेयर पे 50 रुपए डिविडेंड, क्वार्टरली है, मतलब पूरे साल का 200 रुपये आएगा। एक बार तो कोविड के बाद ना 90,000 का शेयर था ये, और डिविडेंड दिया था 3 रुपये, तो मजाक बन रहा था। 90,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 3 रुपये डिविडेंड आया था पर शेयर पूरे साल का। सोचो क्या रेशियो होगा, ये तो बहुत बेटर है। 50 रुपये क्वार्टरली मतलब साल का 200 रुपये हो गया, लेकिन एक पॉइंट पे तो इन्होंने 90,000 पे पूरे साल का 3 रुपये दिया था, ऐसा भी होता है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, तो ये तो नो डिविडेंड के बराबर ही हो गया। इसका यील्ड तो रिलायंस से भी खराब है, सोचो। एक और भी कंपनी है IRFC है, उसका भी देखते हैं, सरकारी कंपनी है, उसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा डिविडेंड वाला ही है। बीच में शेयर बहुत भाग रहा था, 1% है तो ठीक है, रेलवे वाला। चलो देखें आगे। तो ये थियरी वाला पार्ट, नो डिविडेंड पॉलिसी, एक आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी, देखिए आंसर अभी लेना है, पढ़ सकते हो आप, वैसे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टिक कर लो इसको, पूरा आंसर है एसेंशियल्स, बट एक बार पहले पढ़ के आना, फिर डिस्कस करा दूंगा, देख तो लेना कितना समझ आता है, क्योंकि इतनी बातें बताई उसमें कवर हो गया। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? तो ये थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब कल जो बताना है उसका थोड़ा एक ब्रीफिंग दे देता हूँ, फिर कल स्टार्ट करेंगे। अब डिविडेंड के कैलकुलेशन को लेके कुछ थियरीज है, इनको डिविडेंड थियरीज या डिविडेंड मॉडल्स बोलते हैं, ये बात है। अब इसमें ना अप्रोचेज अलग अलग है। देखो एक अप्रोच जो है ना, उसका नाम ये है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, MM अप्रोच बोलते हैं। इसमें अपने मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, नाम है, लेकिन हाँ, तो ये मत एक्सपेक्ट करना उनका फोटो भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री डिविडेंड योजना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ मोदी गिलानी जो है वो इंडियन नहीं है, अपने मोदी जी नहीं है, ये नाम वही वाला है, ये इंडिया के बाहर के लोग, ये पूरा नाम है फ्रैंको मोदी गिलानी और नेस्टन मिलर, इनका नाम का शॉर्ट फॉर्म बनाया। हाँ, मोदी जी इज एवरीवेयर, और ये 1961 में इन्होंने मॉडल जो है वो ड्राफ्ट किया था। ये इसको बोलते हैं थियरी ऑफ इररेलेवेंस, ये चीज पे खास ध्यान देना है, थियरी ऑफ इररेलेवेंस। मोदी गिलानी मिलर या MM अप्रोच जो मेथड है वो ये बोलता है कि कोई कंपनी कितना डिविडेंड देती है उससे उसकी वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर के प्राइस पे, फर्म की वैल्यू पे, कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ऐसा बोलते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब वो लोग के अपने कुछ अजम्पशंस है और कुछ फॉर्मूलाज है कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी दो लोग हैं, एक वॉल्टर मॉडल अलग है, गॉर्डन मॉडल अलग है, ये अलग टॉपिक्स है दोनों, ये तो एक ही अप्रोच है। इन दोनों ने ऐसा बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, जो कंपनी डिविडेंड कम देती है ज्यादा देती है उससे उसकी मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो ये रेलेवेंस अप्रोच है, इररेलेवेंस, दोनों ने अपने अपने आइडियोलॉजी दी और उसके अजम्पशंस दिए, हम दोनों सीखेंगे, फिर आपको डिसाइड करना है आपको क्या सही लगता है, वो मैटर बाद में देखेंगे, लेकिन पहले समझ तो ले कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर अपने जज करें कौन सही है कौन गलत है। तो अब कल के टॉपिक में हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि MM अप्रोच क्या बोलता है, वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है। मेनली चैप्टर में प्रैक्टिकल पार्ट यही है, उसके बाद इसका चैप्टर पैकअप हो जाएगा, तो बहुत छोटा टॉपिक है। तो नेक्स्ट 2 दिन में अपने सारी अप्रोचेज और इसके सम्स सीख लेंगे, फिर आपके जो रेफरेंस बुक के और मॉड्यूल के सम्स है वो सब देखने वाले हैं, तो ये सब कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, हाँ इजी है, उल्टा अभी तक जो सीखा है वो आपको काम भी आएगा, यहाँ पे थोड़ा वो डिस्काउंटिंग और वो सब वाला पार्ट भी काम आएगा। फॉर्मूलाज भी लिमिटेड है ये 3 अप्रोच, तीनों का एक एक फॉर्मूला है, बट मैं फॉर्मूला की बात नहीं करता हूँ, पहले अपने कंसेप्ट सीखेंगे कि इनका अप्रोच क्या है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक नहीं समझ आया तो फिर फॉर्मूला वाला पार्ट कुछ काम का नहीं, तो वो तो पैरेलली चलता रहेगा, फॉर्मूला इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टॉपिक। बट चैप्टर बहुत छोटा है, कंटेंट भी नहीं है, आप देख लो कितने पेजेस का है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा उतना ही। आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो, नहीं समझ आया, क्लियर यहाँ तक?